हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। आरबीएससी में चैप्टर नंबर 15 है और सीबीएसई में चैप्टर नंबर 13 है। सीबीएसई में चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। कंटेंट सेम ही है, कुछ सीबीएसई ने जो टॉपिक्स को कम किए हैं उनको मैं साथ साथ में बता दूंगा कि ये सीबीएसई में नहीं है। तो अभी अपन शुरू करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसा कि नाम से लग रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप न्यूक्लियस, उसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। अब बात ये आती है कि न्यूक्लियस बेसिकली है क्या। देखो, जब रदरफोर्ड का जो मैंने बताया था मॉडल, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने एक बात बोली थी, ध्यान हो आपको, कि एटम का एंटायर पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास, किसके मास को छोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ दिया जाए तो पूरा मास इस सेंट्रल पार्ट में कंसंट्रेट होता है। और इस सेंट्रल पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। फिर उन्होंने कहा कि इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, इनको क्या नाम दिया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, वो जाता है रदरफोर्ड को। उसके बाद में रदरफोर्ड के साथ में जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने मिलकर के किनकी डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन की। यानी जेम्स चैडविक ने क्या कहा कि इसके अंदर न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन नाम के जो पार्टिकल्स हैं उनपे चार्ज नहीं होता, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जिसके चलते क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। तो यदि हम कहें कि न्यूक्लियस बेसिकली है क्या, पूरे एटम में यदि आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें तो जो भी है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मतलब समझ गए। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, न्यूक्लियस की स्टडी करने वाला है। न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस है वो किन किन से मिलके बना है, न्यूक्लियस है वो किन किन से मिलके बना है, न्यूक्लियस मिलके बना है आपका किससे, प्रोटॉन से, और किससे, न्यूट्रॉन से। ये प्रोटॉन लिख दिया मैंने और ये लिख दिया न्यूट्रॉन, इनसे मिलके बना है ना। अच्छा, प्रोटॉन पर चार्ज होता है, यानी बिल्कुल प्रोटॉन पर चार्ज होता है। इस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पॉजिटिव। न्यूट्रॉन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी इस पर चार्ज कितना होता है, 0 कूलम। दोनों ही मास पार्टिकल्स हैं, यानी दोनों का मास होता है नियर अबाउट, हम दोनों का मास क्या ले रहे थे, सेम ले रहे थे, लेकिन न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली डिफर करता है, थोड़ा सा प्रोटॉन के मास से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका जो मास है वो होता है 1.67 फॉर 9 इंटू 10 की पावर -27 kg, और इसका मास है वो होता है 1.6762 इंटू 10 की पावर -27 kg। आप देख रहे हैं डिफरेंस कहाँ है, यहाँ 49 है और यहाँ कितना है, 62 है। तो किसका जो मास ज्यादा है, न्यूट्रॉन का जो मास है वो ज्यादा है थोड़ा सा प्रोटॉन से, लेकिन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में हम यहां तक ही लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन के मास से तो ये काफी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो मैंने बताया था आपको कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये आप देख रहे हैं, पावर माइनस नेगेटिव में जितनी ज्यादा है उतनी वैल्यू क्या होती है, कम। तो ये वैल्यू बहुत कम है, और ये वैसे है ये भी कम, लेकिन इसके कंपैरेटिवली, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के मास की कंपैरिजन में ये मासेज क्या है, बहुत ज्यादा है। तभी तो उन्होंने कहा था रदरफोर्ड ने कि ऑलमोस्ट जो इसका मास है वो सेंट्रल पार्ट में कंसंट्रेट होता है। उस सेंट्रल पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था। बाद में पता चला भाई न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होते हैं, और भी कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये लिख लीजिए आप,
न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है? इट इज मेड बाय द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज दिस एंड चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज दिस एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस। इसी तरह से लिख लीजिए इसको। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियॉन बोला जाएगा। फिर से देखिए मैंने क्या कहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनको क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है। न्यूक्लियॉन में कौन कौन आएंगे आपके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं यहां ये कह रहा हूं कि जहां भी मैं इस चैप्टर में न्यूक्लियॉन्स बोलता हूं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब आप समझेंगे विच आर इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, विच आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी जहां भी प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन बोल रहा हूं मैं, आप सीधा सा ये मीनिंग निकालेंगे कि बात किनकी चल रही है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चल रही है। तो ये बात क्लियर हो गया। न्यूक्लियॉन्स हैं, मैं कहता हूं न्यूक्लियॉन्स नंबर ये है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे आप बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो ये बात क्लियर होगी आपको, है ना। ये कंपोजिशन है न्यूक्लियस का। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस का जो केमिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये लिख लिया। अच्छा, एक बात और आप अपने नॉलेज के लिए ही, इसकी जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट है प्रोटॉन की, वो किनको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। और इनकी जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है जेम्स चैडविक को, है ना, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इनको जाता है। तो आप देखिए अपन बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में कि किस तरह से न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। अब आप लिखिए, एक लाइन है ये, कोई हेडिंग नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। जैसे मैंने कहा हीलियम, सो हीलियम का एटम है, और जैसे ही मैंने कहा He2 इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं? हीलियम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यहां जो भी लिखा जाता है वो लिखा जाता है, ये किसकी होती है? प्रोटॉन नंबर, ये लिखी जाती है प्रोटॉन नंबर। और यहां लिखा जाता है, वो लिखा जाता है न्यूक्लियॉन्स नंबर, या इसका दूसरा नाम क्या है? मास नंबर भी कह देते हैं। न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन आते हैं? न्यूक्लियॉन्स में आते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स नंबर। मास नंबर क्यों कहा जाता है इसको? मास नंबर इसलिए कहा जाता है, ये जैसे हीलियम का न्यूक्लियस है, इसमें ये होंगे, इसमें किन की नंबर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो जिसके अंदर ये नंबर ज्यादा होगी उसका मास उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए हम कहते हैं इसको मास नंबर, यानी ये नंबर जिस न्यूक्लियस का ज्यादा होगा उसका मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए इसको मास नंबर बोला जाता है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस में देखो, यहाँ हीलियम का न्यूक्लियस है तो H ही लगा दिया, लिथियम के Li लगा दिया। हम किसी जनरल न्यूक्लियस की बात करें तो उसको कैसे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस में कैसे लिखा जाएगा? X, है ना, X कुछ भी हो सकता है, हीलियम लिथियम जो भी, और यहां लिखा जाएगा उसका Z, यानी उसमें प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन कितने होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होते हैं ना, यानी ये प्रोटॉन नंबर। और यहां लिखा जाएगा उसका न्यूक्लियॉन्स नंबर या फिर मास नंबर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ बुक में, जैसे Z यहां लिख दिया और A यहां लिख दिया, दोनों एक ही बात है। तो ये इसका क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है, इसको लिख लेते हैं कि Z जहां पे क्या है?
Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या इसको आप कह सकते हैं P भी कह सकते हैं, P के इक्वल है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ध्यान रखिए आप ये। और A क्या है, A है न्यूक्लियॉन्स नंबर। न्यूक्लियॉन्स में कौन आते हैं भाई, न्यूक्लियॉन्स में आते हैं प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, यानी प्रोटॉन की नंबर प्लस न्यूट्रॉन की नंबर मिलकर के क्या बनता है, उसका मास नंबर बनता है। या इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स नंबर भी कह देते हैं, न्यूक्लियॉन्स नंबर, है ना, मास नंबर कहो या न्यूक्लियॉन्स नंबर। जब भी हमें क्या करना हो, इसमें न्यूट्रॉन नंबर, ये दोनों मिलकर के क्या है, प्रोटॉन। ए क्या है, ए होती है प्रोटॉन की नंबर प्लस न्यूट्रॉन की नंबर। और जब भी हमें न्यूट्रॉन की नंबर निकालनी हो तो ए में से हम प्रोटॉन की नंबर को क्या कर देंगे, माइनस, या प्रोटॉन की नंबर यही तो होती है जेड, ए में से जेड माइनस कर देंगे तो किसकी नंबर आ जाती है, न्यूट्रॉन की नंबर। तो जब भी हमें न्यूट्रॉन निकालने हो, देखो ये तो प्रोटॉन है और ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के मास नंबर। न्यूक्लियॉन्स नंबर का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही है। जैसे ये ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए, जैसे मैं कोई एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, ये आपको अपने फिर नोटबुक में नहीं लिखना, समझना है। जैसे He2 है, इसमें कहा जाए प्रोटॉन नंबर बताइए, प्रोटॉन नंबर कितने हैं, 2 है। ये क्या है, उसका मास नंबर, मास नंबर में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। तो कहा जाए न्यूट्रॉन नंबर बताइए, तो जब भी न्यूट्रॉन नंबर निकालनी हो, इसमें से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 4 में से 2 को माइनस किया, 2 आ जाएगा। 2 क्या होगी, न्यूट्रॉन नंबर। तो जब भी आपको न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करनी हो तो आप इसमें से इसको क्या कर दें, माइनस कर दें। और जब भी आपको प्रोटॉन नंबर कैलकुलेट करनी हो तो ये आपके पास है, ये प्रोटॉन नंबर ही है। तो इस तरह से इसका ये क्या है, केमिकल जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें पढ़नी है ना। हालांकि आपको ये लगेगा कि उसमें से बहुत सारी बातें आप इसको उस पे 8th 9th लेवल पे 7th 8th लेवल पे सीख चुके हैं, है ना। सम बेसिक डेफिनेशंस, हेडिंग लिखेंगे आप, सम बेसिक डेफिनेशंस, सम बेसिक डेफिनेशंस। जो बेसिक डेफिनेशंस जो यहाँ आपके काम आएंगी, वो बेसिक डेफिनेशंस देखिए। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है आइसोटॉप्स, है ना। क्या है, आइसोटॉप्स है पहली जो डेफिनेशन है। आइसोटॉप्स का मतलब, मैं जैसे कुछ एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके आइसोटॉप्स ऑक्सीजन के, जैसे 3 में लिख रहा हूं O816, O817, O818, है ना। ये 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं, ये तो सेम है, ये प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन नंबर क्या है, सेम है, लेकिन उसका मास नंबर, ये मास नंबर है ना, या न्यूक्लियॉन नंबर, वो क्या है, डिफरेंट है। ऐसे न्यूक्लियाई को, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का प्लूरल होगा ना, ऐसे न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई को बोलते हैं उसके आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स को इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये तो उसका एग्जाम्पल होगा, है ना। एग्जाम्पल तो ये हो गया। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इन विच क्या, कौन सा नंबर, प्रोटॉन नंबर इज द सेम, प्रोटॉन नंबर इज द सेम, मास नंबर इज द डिफरेंट, मास नंबर इज द डिफरेंट, इज द डिफरेंट, है ना। मास नंबर क्यों अलग अलग हो, या फिर ऐसे याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, टॉप, है ना, यानी टॉप वाले क्या हो, अलग हो, और बॉटम वाले, टॉप वाले क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। ये आइसोटॉप्स हो गया। फिर आता है आइसोबार्स, है ना, आइसोबार्स। आइसो का मतलब एक जैसा, बार्स इसको हिंदी में बोला जाता है एक तरह से समभारिक, यानी जिनका भार क्या हो, समान हो, यानी जिनका मास क्या हो, सेम हो, ऐसे को बोलते हैं आइसोबार्स।
मास कौन डिसाइड करेगा? मास नंबर डिसाइड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया C6 14 कर दिया और N7 14 कर दिया, दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है, तो दोनों का मास क्या हो गया? सेम हो गया। भाई 14 ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर और 14 ही इसके अंदर है ना, तो दोनों का मास क्या होगा? सेम होगा, समभारिक होंगे ना ये, तो इनको बोलेंगे, ये इसका एग्जांपल आइसोबार्स है दोनों आपस में, ये है ना, ये एग्जांपल है दोनों ही। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें तो क्या थे? प्रोटॉन नंबर सेम थी और मास नंबर डिफरेंट थी, और इसमें क्या होगा? मास नंबर सेम होगी और प्रोटॉन नंबर क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इसको आप इस लिख सकते हैं किस तरह से, इन विच मास नंबर इज द सेम। मास नंबर न्यूक्लियॉन्स नंबर को कह रहे हैं आप, ये जो नंबर है ना इसको मास नंबर कह रहे हैं, इन विच मास नंबर इज द सेम एंड कौन सा नंबर? प्रोटॉन नंबर इज द डिफरेंट, प्रोटॉन नंबर इज द डिफरेंट, नंबर इज द डिफरेंट। इनको हम बोलेंगे कौन से? ये है ना आइसोबार्स। आइसोबार्स यानी आइसोबार्स का मतलब होता है समभारिक, यानी जिनका भार सेम हो, भार मतलब मास सेम हो। मास कब सेम होगा? ये ऊपर वाली नंबर डिसाइड करेगी। यदि ऊपर वाली नंबर सेम है तो दोनों क्या होंगे? आइसोबार्स होंगे। ये क्लियर हो गया है ना। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आइसोटॉन्स की। अब देखिए आइसोटॉन्स में आप देखिए अगला कौन सा है? आइसोटॉन्स। इसमें क्या होगा? आइसोटॉन्स, आइसोटॉन्स हिंदी में एक मीनिंग है इसको बोला जाता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है जिनमें न्यूट्रॉन्स की नंबर क्या हो? सेम हो, है ना, इनको बोला जाता है आइसोटॉन्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है सम न्यूट्रॉनिक, यानी न्यूट्रॉन्स नंबर क्या हो? सेम हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे C613 है ना और N7 14, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। जैसे अब इस एग्जांपल में आप देखिए यह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको माइनस करके। न्यूट्रॉन मैंने यही तो बताया था, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो न्यूट्रॉन की नंबर कितनी होगी? 13 - 6 7 आई। और यहां भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितनी होगी? 14 - 7, ये भी 7 आई। तो दोनों में न्यूट्रॉन्स की नंबर क्या है? सेम है। तो सम न्यूट्रॉनिक बोल सकते हैं इसको आप, है ना, यानी आइसोटॉन्स बोल सकते हैं। तो वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम। इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज द सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो। उनको आप क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे आप आइसोटॉन्स। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? मिरर न्यूक्लियाई की। ये समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है? देखो मिरर न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई है वो क्या होगा? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे बेरिलियम और लिथियम का Be47 और ये दूसरा मैंने लिख दिया लिथियम Li37। इन दोनों एग्जांपल्स में यदि आपको देखो ये कहा जाए इन दोनों एग्जांपल्स में कि यहाँ पे आप प्रोटॉन नंबर लिखिए, तो प्रोटॉन नंबर यहाँ पे कितनी है? 4 है। और यहाँ पे प्रोटॉन नंबर लिखिए तो कितनी है? 3 है। मैंने कहा यहाँ न्यूट्रॉन नंबर लिखिए तो इसमें से आप ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये -7 - 4 कितना आया? 3। और यहाँ न्यूट्रॉन नंबर लिखिए 7 - 3 यानी कितना आया? 4 आया। तो यहां देख रहे हैं इसमें जो प्रोटॉन नंबर है वो इसके अंदर किसकी है? न्यूट्रॉन की। और इसमें जो न्यूट्रॉन नंबर है वो इसके अंदर किसकी है? प्रोटॉन की। देखो इसमें 4 प्रोटॉन है लेकिन इस वाले में 4 क्या है? न्यूट्रॉन। और इसमें 3 क्या है? न्यूट्रॉन, लेकिन इस वाले में 3 क्या है? प्रोटॉन। तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई का मतलब ये हुआ जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो? इंटरचेंज्ड हो। तो लिखिए इसमें इन विच
in which number of proton and number of neutrons are interchanged। ऐसे न्यूक्लियाई को आप बोलेंगे मिरर न्यूक्लियाई। जैसे ये इसका एग्जांपल है, ये क्या है, ये दोनों जो एग्जांपल है ये किसके एग्जांपल है, मिरर न्यूक्लियाई के एग्जांपल है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसकी हम बात करते हैं आइसोमर्स की, कि आइसोमर्स क्या होता है। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आइसोमर्स है ना। आइसोमर्स क्या होते हैं ये देखिए, तो लिखिए आप नेक्स्ट में आइसोमर्स का मतलब क्या होता है। जैसे इसमें ना तो जेड डिफरेंट होगा और ना ही ए डिफरेंट होगा। कहने का मतलब ना तो प्रोटॉन नंबर अलग होंगे और ना ही मास नंबर अलग होगा, और दोनों ही अलग नहीं है तो पक्का न्यूट्रॉन नंबर भी क्या नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। तो क्या होता होगा, किस तरह से होता होगा, जिस तरह से मैंने एटम में बताया था, जिस तरह से वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता था वो एनर्जी गेन करके कौन से स्टेट में चला जाता था, एक्साइटेड स्टेट में, फिर वापस कौन से स्टेट में आता था, अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो जैसे ही एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता था तो वो एनर्जी को क्या करता था, एमिट करता था, एंड दैट एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो एग्जैक्टली यहाँ भी वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस के अंदर भी वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे ही वो न्यूक्लियस के अंदर से जो प्रोटॉन या जो भी है आपका, वो एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड के बाद में फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। लेकिन कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उतने ही रहेंगे, वापिस आगे वो वहीं, लेकिन वो क्या एमिट करेगा, एनर्जी, और वो किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। और ऐसा फोटोन है जिसकी वेवलेंथ किसकी वेवलेंथ के इक्वल होती है, गामा की। ये मैं गामा डीके में बताऊंगा, वहां काम आएगी। यहां तो सिर्फ हम ये याद रखेंगे कि जैसे मान लो एक्स जेड ए, ये कोई भी न्यूक्लियस है और ये भी सेम है, वही स्टार लगा दिया मैंने। स्टार लगाने का मतलब न तो जेड चेंज हुआ न ए चेंज हुआ, बल्कि इससे ये कब बना, जब इसने रेडिएशन एमिट कर दिया गामा। गामा का क्या कोई रेस्ट मास था, जीरो था, नहीं कोई चार्ज था, नहीं था। तो हम सिंपल में ये डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, जब मैं गामा डी के बताऊंगा इसी चैप्टर में, जो रिएक्शंस बताऊंगा वह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां आप सिर्फ लिख लेंगे क्या, इन विच मास नंबर, ये मास नंबर होता है, एंड ये क्या होता है, प्रोटॉन नंबर, बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम। तो क्या डिफरेंट हो, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे, है ना। तो अब हम बात करेंगे किसकी, साइज ऑफ न्यूक्लियस की, या न्यूक्लियर साइज। तो उससे पहले आप ये लिख लीजिए जल्दी से, हाँ पढ़ते हैं न्यूक्लियर साइज। तो ये लिख लिया आप देखिए, बात करेंगे हम न्यूक्लियर साइज की, कि न्यूक्लियर साइज। वैसे एक बात तो आपको पता है भी कि जैसे जैसे मास नंबर ज्यादा होंगे, जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियस है आपका He2 4 का, तो इसके पास मास नंबर कितना, 4 का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर के इसके पास क्या है, 4 है ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और एक ये देखिए आपके पास में जैसे एल्यूमिनियम 1327, इसका मतलब हुआ प्रोटॉन कितने, 13, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर के कितने, 27, है ना। तो कहने का मतलब प्रोटॉन 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 इस तरह से 13 है इस तरह से, और न्यूट्रॉन इस तरह से। तो जिसका मास नंबर ज्यादा है उसका रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा। अच्छा एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो न्यूक्लियस की साइज कम होने के कारण उसको कैसी शेप में मानते हैं अपन, स्फेरिकल शेप में मानते हैं। और स्फेयर की जो साइज को बताते हैं उसकी रेडियस से या उसके वॉल्यूम से, है ना।
तो रेडियस इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी? इस वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि इसका मास नंबर क्या है, ज्यादा है। तो रेडियस जो है किसी भी, ये आप लिखिए साइज ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस की साइज यहाँ स्फेयर के केस में किससे बताएंगे, रेडियस से बताएंगे। स्फेयर की जो साइज है वो रेडियस से बता सकते हैं, क्योंकि हम यदि ऐसी शेप होती है वैसे, लेकिन इसकी जो साइज कम होने के कारण उस शेप को हम कैसी शेप कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल शेप कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो साइज है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस of the nucleus is directly proportional to 1/3, है ना, 1/3 power of mass number, its mass number। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसकी रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। 1/3 वाला कॉन्सेप्ट वॉल्यूम से है, वॉल्यूम से समझोगे आप, क्योंकि वहां रेडियस, वैसे तो वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम देखो, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, जिसमें मास नंबर ज्यादा होंगे उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वॉल्यूम क्या है, मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन वॉल्यूम में और रेडियस में रिलेशन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो वॉल्यूम क्या है, आर की क्यूब की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उससे ये लिखा गया है। आप सीधा ही ध्यान रखेंगे, क्या जो रेडियस है आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसकी, 1/3 पावर के मास नंबर, यानी ए की पावर 1/3 के। सिर्फ ये लाइन भी ध्यान नहीं रखनी, आपको ये ध्यान रखनी है ना, उसकी जो रेडियस है वो मास नंबर की 1/3 पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए पावर 1/3, या इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू आर नोट ए की पावर 1/3, जहां पे आर नोट कॉन्स्टेंट है, आर नोट क्या है, कांस्टेंट है, और आर नोट की जो वैल्यू है वो ध्यान रखिए 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.2, इसको 10 की पावर -15 को फर्मी बोल देते हैं, है ना, फर्मी, या इसको ये भी बोल दिया जाता है 1.2 फेम्टोमीटर, है ना, एफएम फर्मी भी बोल देते हैं। ये वैल्यू आप ध्यान रखिए, आर नोट की वैल्यू ये होती है। तो ये बात क्लियर होगी आपको, ये क्या है इसकी साइज, रेडियस। जैसे क्वेश्चन कर लीजिए आप, है ना, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ, जैसे कि एग्जांपल में क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 1327, इसकी रेडियस निकालिए। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे आप, रेडियस के लिए रेडियस आप निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, मास नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां से जो मास नंबर की जो वैल्यू है हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो हमारे पास यही तो था ZXZA, यहाँ जो होता था वो प्रोटॉन नंबर, और यहाँ जो होता है वो मास नंबर। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई मास नंबर की कितनी है, 27। और ये मास नंबर की वैल्यू आने के बाद में हमें देखो इसकी रेडियस बतानी है। तो रेडियस क्या होती है, आर नोट ए की पावर 1/3, है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं 1/3। अब देखो यहां इसको लिखा जा सकता है आर इज इक्वल टू, आर नोट की वैल्यू 1.2 फर्मी में ही ले लीजिए, सीधी 1.2 फर्मी में ही लिख रहा हूं, और मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, इंटू 27 की पावर 1/3, ये किस में आ जाएगा, फर्मी में। अब इसको हम सोल्व करते हैं आगे, तो ये सोल्व करने पे देखो ऐसे आएगा, R इज इक्वल टू 1.2 इंटू 27 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और उसकी पावर 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/3 और 3, तो क्या होगा, ये 3 होगा। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू
3 किसमें आया आंसर? फर्मी या फेम्टोमीटर में, है ना, फर्मी या फेम्टोमीटर में, या फिर 3.6 फर्मी, या मीटर में कहना चाहें तो 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये इसकी क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। तो इस तरह से सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको सिर्फ कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखना है? आपको कुछ नहीं, इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ साइज ऑफ द न्यूक्लियस में ये फॉर्मूला आपके काम है, बस इसको ध्यान रखना है। आर नॉट कांस्टेंट है, ए मास नंबर है ना, और बाकी समझिए आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी होती है। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस पे, है ना, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। डेंसिटी वैसे क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। तो मैं मिटा रहा हूं इसको, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस लिख लिया होगा, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी। देखो डेंसिटी हम किस तरह से निकालते हैं? डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और मास किसका? उस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का इंटायर मास क्या होगा? कौन कौन होते हैं उसके अंदर? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये होते हैं। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी नंबर कितनी है? 1 2 3, यहाँ काउंट करोगे, काउंट करने के लिए सब में अलग अलग होगी, तो हम ऐसे ही तो लिखते थे ZA। इसके अंदर ये टोटल नंबर कितनी है? A होती है ना। ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं? तो आप कहेंगे A है। इन न्यूक्लियॉन्स नंबर क्या होती है? A। तो एक का मास और इसका लगभग क्या होता है? सेम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी का क्या होता है? लगभग सेम होता है। तो हम उसको नाम दे देते हैं क्या? M, है ना। लेकिन ये कितने का आया? 1 का आया है, 1 का आया है। ये जो मास आया है वो 1 का है और आपके पास इनकी नंबर कितनी? A। तो इसका कंप्लीट जो मास है वो 1 का मास M है और इसके अंदर है कितने? इनकी नंबर A है। न्यूक्लियॉन्स नंबर कितनी होती है न्यूक्लियस के अंदर? A। तो 1 का मास M है तो A का होगा A इंटू M। ये बात समझ गया। अब देखो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, क्योंकि इसको कैसा कंसीडर किया गया है? स्फेरिकल कंसीडर किया गया है। बट देखिए आर नोट की जो वैल्यू, आर की जो वैल्यू वो होती है आर नोट ए की पावर 1/3। ये थोड़ी देर पहले अभी आपने पढ़ी थी 1/3। सो यहां से जो डेंसिटी है वो इस तरह से आ जाएगी आपके पास में A इंटू एम डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, और आर की जगह क्या लिख दें? आर नोट, है ना। A इसका क्यूब करेंगे आप तो आर नोट की क्यूब और A की पावर 1/3 की भी क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये डेंसिटी मॉडिफाई होकर के इस तरह से आ जाएगी A इंटू एम। एम जहां पे या तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास, दोनों का लगभग शुरू में मैंने बताया क्या होता है? सेम होता है, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई। आर नोट की वैल्यू हमें पता है, बताई थी ना, आर नोट की वैल्यू कितनी होती है? 1.2 इंटू 10 की पावर कितना? -15, है ना, उसके क्यूब, और ये कैंसिल हो गया इंटू A। अब देखो A से क्या हो जाएगा? A कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, है ना। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है। डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स मास नंबर, कि मास नंबर जिसका ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा या कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ ये जो डेंसिटी हम निकालते हैं, देखिए ये डेंसिटी हमने निकाली तो यहां से ये वैल्यू है कितनी आई है आपके पास? m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, है ना, और पाई की वैल्यू भी रख दीजिए।
पाई की सारी वैल्यूज रख देता हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना था 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और ये 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ये है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 की पावर 3। जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं तो एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है जिसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, और ये जो डेंसिटी है इसको सोल्व करने के बाद में ये आती है आपके पास में 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। खैर यहां से एक इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन निकल रहा है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स मास नंबर, क्योंकि मास नंबर क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। तो यहां जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है सामने, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस does not depend on its mass number, on its mass number। और दूसरी बात है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इतना सारा मास कंसंट्रेट होता है, दैट इज टू मच हाई, बहुत ज्यादा होती है डेंसिटी, यानी ऑलमोस्ट उसका जो मास है वो उसमें न्यूक्लियस में ही समाहित होता है, वहीं एम्बेडेड होता है। अच्छा, सीबीएसई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे आपसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन लिख रहा हूं कि फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 1327 एंड हीलियम 24। दोनों की डेंसिटी का रेशियो निकालिए। आप कहेंगे इसकी ज्यादा होती है, कुछ कहेंगे इसकी ज्यादा होती है। देखो डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड करती ही नहीं, सभी न्यूक्लियाई की, जितने भी न्यूक्लियस है सबकी डेंसिटी क्या होती है, फिक्स रहती है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, आंसर आप क्या लिखेंगे 1:1, यानी इसकी भी डेंसिटी इतनी ही होगी और इसकी भी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही होगी। तो आंसर क्या होगा इनका 1:1 होगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो जल्दी से आप ये नोट करिए, फिर हम एटॉमिक मास यूनिट के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये फटाफट नोट कर लिया। अब देखो, नोट करने के बाद में आप ये देखिए डेंसिटी कितनी ज्यादा है, और इतनी डेंसिटी, इससे भी ज्यादा डेंसिटी का जो न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, वो कहाँ पाया जाता है, स्टार्स में। हाँ, अब देखिए, अब बात करते हैं अपन एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। एटॉमिक मास यूनिट है ना, टॉपिक का नाम लिखिए एटॉमिक मास यूनिट, और इसको ऐसे लिखा जाता है AMU, या इसको ये भी बोल दिया जाता है यूनिफाइड एटॉमिक मास। और यूनिफाइड का जो पहला लेटर क्या है, U है ना, U। तो यूनिफाइड के लिए इसको U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको एटॉमिक मास यूनिट को या तो आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, AMU से, या फिर किससे, U से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या हो, करते ही हो। अब देखो, बात ये आती कि AMU की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपने ये देखे यहाँ पे जो मास थे, है ना, इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऐसे कुछ थे 1.6749 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, या फिर 1.6762 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये जो मासेस थे बहुत कम थे, इसका मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन के मास से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कम कैसे, ऐसे 0.0000 लगा के लास्ट में ये लिखोगे आप 27 लगा कर, है ना। तो ये जो नंबर है ये बहुत ही क्या है, कम है ना। वैसे स्मॉल जो मास होते हैं ना, उसको किससे मेजर किया जाता है, स्पेक्ट्रोग्राफ से, है ना, स्पेक्ट्रोग्राफ से मेजर किया जाता है। तो ये मास क्या था, कम था। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया कि वेरी स्मॉल जो मास है उसको मेजर करने के लिए तो क्या लिया गया, कार्बन का एटम लिया गया, है ना, कार्बन के न्यूक्लियस का एटम C612 है। ये कार्बन का न्यूक्लियस है और ये इसका एटम है, C612 एटम लिया गया।
और उसके पास वैसे यदि देखो तो कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, 12 है। न्यूक्लियॉन कितने हैं, 12 हैं। इलेक्ट्रॉन्स का तो मास इनके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, तो 12 है। तो इसको ये 12 होने के कारण इसको कितने, इसके मास को कितने पार्ट्स कर दिए, उसके 12 पार्ट कर दिए, और हर एक पार्ट का जो मास आया उसको ही क्या बोल दिया, एटॉमिक मास यूनिट। सो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? जो कार्बन एटम का जो मास होता है उसका जो 1/12 पार्ट है उसी को क्या नाम दे दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट। तो लिखिए आप डेफिनेशन लिखिए, क्या लिखने है हमें, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास क्या होता है, इसको लिखिए, क्या, इट इज द 1/12 है ना, 1/12 पार्ट ऑफ द C612 एटम। आप ये कह रहे हैं कि इसका 1/12 पार्ट ही क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियॉन कितने, 12 है। तो एवरेज एक न्यूक्लियॉन का मास होगा लगभग नियर अबाउट में एक न्यूक्लियॉन का मास कह सकते हैं आप। तो ये हमने इसको एटॉमिक मास यूनिट को हम ऐसे डिफाइन करना चाहें, या इसको क्या कह सकते हैं, यू भी कह सकते हैं, 1 AMU कहो या 1 U कहो। ये क्या होता है, मास ऑफ C612 एटम, और इसका कितने पार्टीशन बनाए गए, 12 पार्टीशन डिवाइडेड बाय 12। तो ये पाएगा इसका जो मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.99 है ना, 2647 इंटू 10 की पावर -26 kg। इसका जो मास है वो है ना, डिवाइडेड बाय इसके कितने टुकड़े कर रहे हैं आप, 12 पार्ट्स कर रहे हैं। तो ये देखो ये जो मास आएगा, ये मास आ रहा है लगभग 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस ये 26 था, ये 27 है ना kg। तो आप ये कह सकते हैं 1 AMU या 1 U किसको कहा जाता है, जिसका मास, जिस पार्टिकल का मास 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg है, उसको आप क्या कह सकते हैं, 1 AMU कह सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियर अबाउट कितना AMU होता है, 1 AMU होता है नियर अबाउट। जिस पार्टिकल का मास मान लीजिए इससे डबल है तो उसको आप क्या कह सकते हैं, 2 AMU है। जिस पार्टिकल का मास इसका ट्रिपल है तो आप उसे क्या कह सकते हैं, 3 AMU है। तो AMU का कॉन्सेप्ट समझ गए, क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ C612 एटम है ना। इसको ही क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। ये डेफिनेशन ध्यान रह जाएगी। 1 U को केजी में कन्वर्ट करिए, या 1 AMU कितने केजी के इक्विवेलेंट होता है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी के इक्विवेलेंट होता है। अब देखिए आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन ये कहता है, मैं बात करूंगा इस चैप्टर में, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको सीखने को मिलेगी। आप ये देखोगे कुछ इस तरह के एग्जांपल भी, जैसे मान लो आप लड्डू किससे बना रहे हैं, बूंदी से बना रहे हैं है ना। आपने कहा कि लड्डू बना रहे हैं आप बूंदी से, जैसे ये बूंदी है इस तरह से, और इनका मास आपने मेजर किया, इनका जो मास था वो 250 ग्राम था, और जो लड्डू के अंदर जो वही बूंदी है सारी की सारी, तब मास यदि आपको आ रहा है 200 ग्राम। यदि ऐसा हो जाए, बाय द वे किसी एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता नहीं है, यदि ऐसा हो जाए तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि थे इतने, हमने देखे हाथों के भी कहीं नहीं लगे, बाहर भी नीचे भी कहीं नहीं गिरे, तो 250 ग्राम थे, और अब इस लड्डू में जो है वो कितने हैं, 200 है। और अलग अलग जो बूंदी थी उन सभी का जो कितना था, उनका मास 250 था। तो अब बात ये आती है क्या कि इनका मास तो क्या था, ज्यादा, और इनका मास क्या, कम। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस बूंदीज की जगह पे किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लियॉन से। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और ये मिलकर के लड्डू की जगह क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस
कंस्ट्रक्ट करते हैं। न्यूक्लियस का जो मास है हमें क्या पाया गया, कम, और उन न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग देखा तो मास क्या था, ज्यादा। तो हालांकि आगे चल करके हमें इसे मास डिफेक्ट नाम देंगे, लेकिन ये जो मास है ये जरूर किस में बदला हुआ है, एनर्जी में। और ये बात किन्होंने बताई थी, आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी। उससे पहले हम ये मानते थे कि मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और अब हम क्या मानते हैं उनकी मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि मास को किस में बदला जा सकता है, एनर्जी में बदला जा सकता है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसी में टॉपिक यही है ना, एनर्जी मास रिलेशन। फ्रॉम एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी और जो मास में जो रिलेशन है वो क्या होता है, E इज इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर। सो एनर्जी निकाल रहे हैं, 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी निकाल रहे हैं। सो एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU, यानी 1 AMU में कितनी एनर्जी होगी। 1 AMU का मतलब समझ रहे हो ना, 1 AMU का मतलब हुआ 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। उसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होगी वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप। तो यहां से देखिए आप क्या लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू मास क्या 1.66 इंटू 10 की पावर -27। C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 उसका स्क्वायर। ये समझ गए। ये एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। ये तो एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। और इसी एनर्जी को हम किस में बदलना चाहें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी आप क्या जूल को किस में बदलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो, तो किससे डिवाइड कर देंगे आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करते हैं। वो जूल में नहीं रहेगी, वो किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये बता रखा आपको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होते हैं, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन कैपिटल M है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं 10 की पावर 6 से डिवाइड करके। तो ये जो एनर्जी है वो आ जाएगी 1.66 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहां तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी और डिवाइड कर दिया इसको इससे, तो ये आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एनर्जी हम फर्दर सोल्व करते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, यहाँ आपको कोई कैंसिल करके और वो नहीं दिखाने आपको, क्योंकि ये तो फिक्स कैलकुलेशन, ये कभी चेंज नहीं होनी। तो जैसे ही इसको किया जाता है तो ये जो वैल्यू है ये आती है आपकी कितनी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि आपसे ये कह दिया जाए कि राइट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU, 1 AMU की इक्विवेलेंट एनर्जी लिखिए कितनी है, तो कितने लिखेंगे आप, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी होती है इक्विवेलेंट टू 1 AMU, यानी 1 AMU मास यदि डिसअपियर हो जाता है तो वो कितनी एनर्जी देके जाएगा, इतनी एनर्जी, है ना। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम देखेंगे वो एनर्जी हीट की फॉर्म में या किस फॉर्म में निकलती है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कई बार ऐसा। तो देखो E इज इक्वल्स टू क्या था, 1 AMU की नई डेफिनेशन बना सकते हैं अपन मैथमेटिकल फॉर्म में, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, और E इज इक्वल्स टू मास 1 AMU के लिए 1U, है ना। तो यहां से इंटू c स्क्वायर, और एनर्जी 1U की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी थी, 1U के इक्विवेलेंट एनर्जी में यहां पहले लिख देता हूं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास कितना था, 1U कहो या 1 AMU कहो इंटू c स्क्वायर, या 1U को यहां से लिख सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। तो 1U को
हम ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी के टर्म्स में 1U का मैथमेटिकल फॉर्मूला ये भी क्या होगा, सही होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कहीं ये आए वहां आप इनकरेक्ट नहीं करेंगे, ये क्या होता है, करेक्ट होता है। 1U को क्या लिखा जा सकता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था आपका, एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट।